गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ये अपना इस टर्म का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये हमारा 4th चैप्टर हमारी बुक जो है पार्ट बी पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का, उसका हमारा जो है ये चैप्टर है। और ये चैप्टर पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर के 1 to 13 पेजेस, एनसीईआरटी की बुक के अनुसार 1 to 13 है या 14 होगा, तो उसके अनुसार मैंने आपको पढ़ाया है। आज मैं आपको 13 पेज से शुरू कर रही हूँ, एंड दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो ये हमारे क्या हुआ कि जब आज़ादी हुई 1947 में, तो जैसा पूरा हिंदुस्तान आज नज़र आता है वैसा तब नहीं था। इट वॉज़ नॉट लाइक दैट। ये कैसा था? ये छोटी छोटी प्रोविंसेस के अंदर इंडिया बटा हुआ था। छोटे छोटे प्रोविंसेस के अंदर इंडिया बटा हुआ था। और वो जो इंडिया था वो भी 2 पार्ट्स का था। वो भी इंडिया 2 पार्ट्स का था। कैसे? एक जो पार्ट था उसके अंदर तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। एक पार्ट तो ऐसा था जिसके अंदर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का कंट्रोल था, और दूसरे पार्ट के अंदर प्रिंसली स्टेट्स थे। दूसरे पार्ट्स के अंदर प्रिंसली स्टेट थे। जिनके ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल था उनका तो सीधा डायरेक्ट कंट्रोल अंग्रेजी सरकार के साथ था। लेकिन कुछ छोटे छोटे बड़े आकार के कुछ और भी थे, छोटी सी स्टेट्स थी जिसको कि प्रिंसली स्टेट कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम बात करें, हमारे करनाल के पास तरावड़ी है, और यहाँ पर जो एक छोटा सा राजा और उसी का ही अपने एक एरिया हो गया, तो उसको प्रिंसली स्टेट कहा गया था। या और बड़ा हो गया, जैसे हैदराबाद था, मणिपुर था, तो इनके हेड्स थे। और जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पर इनके राजाओं का शासन था, और राजा जो थे वो सारा कामकाज वही देखते थे। या तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स की अपनी अधीनता रखी हुई थी, किन्होंने? प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं ने। या फिर वो अपने हिसाब से ही काम चलाते थे, लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से, होमली गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते थे। और भारतीय जो हमारा इंडियन प्रोविंस था, लगभग अंग्रेज़ों ने तो हमारे देश के 1/3 प्रोविंसली स्टेट्स को अपने अंडर किया हुआ था, और बाकी जो 4 थे भारतीयों में से किसी ना किसी रजवाड़े की एक प्रजा थी। मतलब सारे के सारा पूरा इंडिया बटा हुआ था। मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसली स्टेट्स। दोबारा बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि इंडिया जो था पूरा 2 तरीके से बटा हुआ था। एक इंडिया तो इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट ऑफ इंडिया वॉज बिलोंग्ड टू ब्रिटिश एम्पायर, और बाकी जो बचा हुआ था वो इंडियन राजाओं की अधीनता के अंदर था। छोटे छोटे राजाओं ने अपने ही बनाए हुए थे प्रोविंसेस, या तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अधीनता उन्होंने स्वीकार की हुई थी, उनके अनुसार काम करते थे, या फिर वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रॉब्लम्स। अब समस्या क्या आई थी? समस्या स्टूडेंट्स ये थी कि अंग्रेज़ी शासन ने तो घोषणा कर दी थी कि आज़ाद कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 565, ये देखिए 565 जो स्टेट्स हैं वो सारी की सारी आज़ाद हो जाएंगी, तो उनके साथ ही ये इंडिया भी पूरा आज़ाद हो जाएगा। ये ऐसा नहीं था कि पूरा ये हमने तो भारत को एक बनाना था, और ये 565 छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि तुम्हारी मर्जी है, या तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाओ या फिर इंडिया के साथ ही रहो। लेकिन अगर ऐसे हो जाता तो अलग अलग पार्ट्स बन जाने थे इसके। और ये जो था इसका फैसला कि वेदर दे हैव टू मर्ज विद पाकिस्तान और इंडिया, इसका डिसीज़न किसको लेना था? उन रजवाड़ों की जनताओं को नहीं, not the people of the princely states, but decision has to be taken by the kings, जो उनके राजा थे उन्होंने करना था ये फैसला। और it was a very great problem in itself।
दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। और जो हम इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री देश को एक बनाने की धुन में थे, यह हमारा सपना था कि भारत एक बन जाए, उसके मार्ग में यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। और यह जो प्रॉब्लम थी एकदम से खड़ी होकर सामने आ गई। प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा था कि मेरे को अब आज़ादी मिल गई है और मैं जो हूँ अपनी आज़ादी से अलग शुरू करूँ। और इसका पहला काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस्ड, उसने घोषणा की द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। और निज़ाम जो था वहाँ का, कहाँ का, हैदराबाद का, उसने भी अगले दिन घोषणा कर दी। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने की, अगले दिन निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ऐसी ही अनाउंसमेंट की। और रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल ने भी ऐसे ही काम किया। रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो भी संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो रजवाड़ों के जो शासक थे उनसे तो यह बात समझ में आ रही थी कि पूरा इंडिया एक नहीं हो पाएगा, ये तो छोटे छोटे भाग में बट जाएगा। तो ऐसा लग रहा था कि जो इंडियंस ने एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी का सपना देखा है वो तो अंधकार में जा रहा है, ये तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। अब इसको एक करने का काम, एक जैसा लाना, ये तो बहुत बड़ी एक समस्या थी। और जो भी आप जानते हैं जहाँ पर कि राजा का शासन होता है वहाँ पे तो डेमोक्रेसी की संभावना मुश्किल होती है। राजा अपनी प्रजा को क्यों राइट्स देगा, प्रॉपर इक्वालिटी देगा? वहाँ तो राजा का हुक्म मत चलता है, जो अपनी मर्ज़ी से काम किया, अपनी मर्ज़ी से लोगों को कुछ दिया नहीं दिया, फैसिलिटीज़ दी, उनकी कल्याण का काम किया नहीं किया। जबकि डेमोक्रेसी तो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो दैट्स वाई इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू मेंटेन डेमोक्रेसी। तो ये बहुत एक मुश्किल सा सपना ही नज़र आ रहा था। अब सोचने की बात है कि व्हाट वाज गवर्नमेंट अप्रोच। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? सरकार बिल्कुल नहीं पसंद कर रही थी कि ऐसा कुछ करे। तो मुस्लिम लीग ने, सरकार जो चाह रही थी हमारी, वो तो ये चाहती थी कि सारा भारत एक हो जाए, तो और इन रजवाड़ों को भी अपनी मर्जी अपने देश में मिलाने का काम कर रही थी। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस कदम का, आपको पता है ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 2 स्वतंत्र पार्टियां थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया था। कौन कौन सी? एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस कदम का बड़ा अपोज किया, भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हो कि इन रजवाड़ों को ज़बरदस्ती अपने इंडिया में मिला रहे हो। तो उनका कहना था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको इनकी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन इनके शासकों को मनाने में, समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत हिस्टोरिकल भूमिका प्ले की है। बच्चों, ये आपको समझ लेना चाहिए, अगर वल्लभ भाई पटेल जी समझदारी से या कूटनीति से काम नहीं करते तो भारत की सिचुएशन कुछ और होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम हमारी सरकार में होम मिनिस्टर थे एंड ही वाज अ वेरी क्लेवर पर्सन। और उन्होंने एक टेक्निकली युक्तिपूर्ण कदम से ही इस काम को किया। जैसे कि आपको मैं बताऊं, उस टाइम उड़ीसा के अंदर, जो आज उड़ीसा स्टेट है ना, छोटे छोटे 26 पार्ट थे। छत्तीसगढ़ में 15 थे, सौराष्ट्र में 14 थे और 119 छोटे छोटे प्रोविंसली स्टेट्स और अलग जगह पे थे। तो जब हम प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने 3 बातें आती हैं, 3 कंसिडरेशंस। पहली कौन सी बात आती है कि अधिकतर लोग, मोस्टली पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू मर्ज इन इंडियन डेमोक्रेसी। अधिकतर लोग जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो इंडियन डेमोक्रेसी में शामिल होना चाहते थे। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि जो गवर्नमेंट थी,
सेकेंडली गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड, सरकार जो थी फ्लेक्सिबल थी इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सेम रीजन्स, कुछ क्षेत्रों को तो इंडिपेंडेंस देने के लिए सरकार तैयार थी। आपको मालूम ही है पिछले साल से पहले जम्मू कश्मीर जो था वो एक अलग हिस्सा था, वहाँ पर अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था और अलग रूल थे, और यही जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हुई। पिछले साल ये हमारी समस्या का समाधान हुआ और इंडिया में इसको शामिल कर लिया गया। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो विभाजन के समय डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, पार्टीशन जो हुआ, उसमें अलग अलग हिस्सों के लिए उनकी बाउंड्रीज़ के लिए समस्याएं हो रही थी। तो इससे क्या हो रहा था कि जो देश की इंटीग्रेशन थी और रीजनल उनकी जो हमारी बाउंड्रीज़ थी, टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ थी, उनके लिए भी एक प्रॉब्लम हो रही थी सुप्रीम इम्पोर्टेंस की। तो बिफोर 15 अगस्त 1947 से पहले मोस्टली जो थे प्रोविंशियल स्टेट्स जो थे वो इंडिया में शामिल हो गए थे। उसके बाद से इनके जो राजा थे रूलर्स ऑफ द स्टेट साइंड अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए थे जिसको कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का नाम दिया गया था। इसका मतलब क्या था कि हम जो है इंडियन प्रोविंस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जूनागढ़, यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, इन प्रोविंसेस ने थोड़ा सा मुश्किल किया। किस लिए मुश्किल किया? इंडिया में शामिल होने के लिए। और इसके बारे में आप कश्मीर के बारे में तो आगे पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम हैदराबाद और मणिपुर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? प्रिंसली स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आई और उसके साथ सरकार का नज़रिया क्या था, गवर्नमेंट अप्रोच क्या थी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये मैप अपनी कॉपी में एज इट इज़ बनाना है, हेडिंग देना है इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। आई होप दैट यू आर गोइंग वेल in your studies, so students please prepare that। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चंस भी भेजे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक्स बना लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।